दोस्तों, भले ही आज का युवा मोबाइल का आदी हो गया हो, मगर इस समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज भी पुस्तकालय, वाचनालय जाकर किताबों के संसार में डूबे रहते हैं। ऐसा ही एक वाचनालय उत्तराखंड के सुदूर वादियों में है, जो पिथौरागढ़ के चकौड़ी से महज कुछ ही दूरी पर स्थित धर्मघर में मौजूद है, जहां आज भी कुछ लोग आते हैं और घंटों बैठ किताबों का आनंद लेते हैं। प्रकृति की शांत वादियाँ और बाँस के जंगल से घिरा यह वाचनालय अपना आप में काफ़ी कुछ कहानी बयां करता है, और इसकी कहानी के पीछे की जो असली वजह है वो है सरला बहन। जी हाँ, सरला बहन से आप सब लोग वाकिफ़ ही होंगे। अगर नहीं भी हैं वाकिफ़ तो चलिए, मेरे साथ श्वेता कालाकोटी मौजूद है, वो आपको बताएंगे सरला बहन के इस वाचनालय की पूरी कहानी। स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन की गूंज दुनिया भर में फैल गई थी। बापू के चिंतन से प्रभावित होने वाली एक ऐसी विदेशी महिला भी थी जो बाद में भारत की हो गई। कैथरीन मैरी हेलीमैन बाद में गांधी जी की शिष्या के रूप में सरला देवी या सरला बहन के नाम से पहचानी गई। उन्होंने उत्तराखंड को अपनी कर्मभूमि बनाया। जीवन के अंतिम 4 साल उन्होंने यहीं बिताए। 1982 को मृत्यु के बाद यहीं पर उनकी समाधि बनाई गई। 5 अप्रैल 1901 को लंदन में जन्मी कैथरीन प्रथम महायुद्ध में हुए नरसंहार से स्तब्ध थी। बाद में वह बापू से मिली और उनके विचारों ने कैथरीन के जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्हें 1928 में भारत आने का मौका मिला तो वह हमेशा के लिए यहीं की होकर रह गई। यहाँ पहले उन्होंने उदयपुर में विद्या भवन नाम की शिक्षण संस्थान में काम करने के साथ साथ हिंदी में पकड़ मजबूत बनाई। सरला देवी नाम रखकर यहाँ की संस्कृति में रचने बसने का संकल्प जाहिर किया। 1935 में अहमदाबाद में सामाजिक कार्य में हाथ बटाया। स्वास्थ्य कारणों से बापू ने उन्हें 1941 में अल्मोड़ा के चनौदा गांधी आश्रम में भेज दिया। 1942 में वह कौसानी आ गई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरला बहन ने गिरफ्तार आंदोलनकारियों को कानूनी सहायता और उनके परिजनों को राहत कार्य का प्रबंध भी किया। नजरबंदी आदेश का उल्लंघन करने पर उनको स्वयं 2 बार जेल जाना पड़ा। बाद में यहाँ आश्रम की स्थापना की। उन्होंने अछूत माने जाने वाली कन्याओं के लिए छात्रावास स्थापित किया। पलायन को रोकने के लिए आवासीय विद्यालय में कृषि, दुग्ध आयोग, सिलाई, बुनाई प्रशिक्षण शुरू कराए। यहाँ वह पर्वतीय महिलाओं के श्रम और उनकी जीवटता से खासी प्रभावित भी हुई। कुमाऊनी बोली सीखने के साथ वह नंगे पांव खेतों और जंगलों में घूमकर पहाड़ी महिलाओं जैसा जीवन बिताने लगी। 1966 तक उन्होंने यहाँ की लड़कियों की शिक्षा का कार्य कर उन्हें रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ जीने की राह दिखाई। विनोबा भावे के साथ व्यापक लोक शिक्षा के लिए 10 साल तक देश भर में भी घूमी। कौसानी में शराब विरोधी आंदोलन चलाकर समाज को जागृत किया। 4 नवंबर 1979 को जमुना लाल बजाज पुरस्कार दिया गया। जीवन के अंतिम 4 वर्ष हिमदर्शन कुटीर धर्मघर में बीते। पर्यावरण के संबंध में कई पुस्तकें भी लिखी। सरला की शिष्या शोभा बहन अब भी यहीं रहती हैं और अमृत विचार से बातचीत पर उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। मैं सरला बहन जी की शिष्या हूँ। सही, जैसे उत्तराखंड में जो एक गांधी जनों की एक जो पूरा समाज है, वो सब सरला बहन की देन है। सरला बहन जी ने पर्यावरण पर है, महिलाओं के विकास की दृष्टि से है, जो जनजागरण काम है, सब सरला बहन जी की देन है। तो ये आश्रम से मैं तो बचपन से, जब मैं छोटी थी, मेरी पढ़ाई लिखाई से सरला बहन जी की देख रेख में हुआ है। और जो भी सामाजिक कार्य हैं, ये आश्रम तो बहुत पीछे बना है, लेकिन लक्ष्मी आश्रम कौसानी जो है वो 1946 में बना दिया था सरला बहन जी ने। तो वहाँ पर जो आज हमारे देश को जो सही शिक्षा की बात थी, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, तो विद्यार्थी को ये होना चाहिए कि अपने जीवन में वो कहीं भी फेल न हो, वो अपनी रोजी रोटी में कमा सके और उसका आत्मविश्वास जगा रहे। तो जिसे नई तालीमी शिक्षा की बात गांधी जी ने की थी, तो लक्ष्मी आश्रम जो है
वहाँ पर नई तालीम शिक्षा का वो किया, मैंने वो शिक्षा प्राप्त की है। तो बहन जी जब वृद्धावस्था में आ गई थी तो उनको कुछ एकांत में कुछ लेखन कार्य करना था, तो उनके लिए आश्रम की स्थापना हुई और यहाँ पर हमने 3 किताबें लिखी, संरक्षण या विनाश, वन और मानव और रिवाइव डायनेमिक प्लेट, ये उन्हें यहाँ पर एक किताबें लिखी। वैसे उन्होंने 22 किताबों लिखी थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस आश्रम ने जब यह आश्रम खुला तो इस समय यहाँ शिक्षा का कोई साधन नहीं था। केवल 3 स्कूल यहाँ पर थे। एक मिडिल स्कूल था कारके नगर और 2-3 प्राइमरी स्कूल थे जो कि 5-6 किलोमीटर पर दूर थे, धर्मघर में और कोटपुनिया में और नीचे लोहाथल में। और यहाँ तो उस समय शिक्षा का प्रचार प्रसार था, बहनें तो स्कूल जाती ही नहीं थी। तो 12-13 साल के बच्चे स्कूल जाते नहीं थे क्योंकि पहाड़ की प्रकृति आप जानते हैं, जगह जगह गाड़ गधे रहे हैं, तो बच्चे जब तक बड़े नहीं होते तो स्कूल जाते नहीं थे वो। तो यहाँ पर हमने शिक्षा की दृष्टि लगभग 50 बालवाड़ियाँ खोली, जिसमें कि 15 साल से तक 18 साल से लड़कियों ने भी पढ़ा उनमें, और लड़कों ने तो पढ़ाई है और उन्होंने परीक्षाएं दी और आगे बढ़े वो लोग। तो पढ़ाई के दृष्टि से और महिला सशक्तिकरण के दृष्टि से यहाँ पर हमने काम किया। जन जागरण की जो आज बात चल रही है, गांव को ग्राम स्वराज्य की बात कि गांव को मजबूत होना चाहिए, तो इस दृष्टि से हमने सारे गांवों में काम किए। लगभग हमने सब महिला मंगल दल का गठन किया पदयात्राओं से और जनजागरण, मतलब कोई किसी विशेष पैसे से नहीं किया। शुरुआत जो हमने खोला तो हमने गांव की मदद से ही खोला। एक मुट्ठी सर्वोदय पात्र हम उसको कहते थे, तो सर्वोदय पात्र गांव गांव में रखे और एक मुट्ठी अनाज जो सबसे छोटा बच्चा होता था, क्योंकि उसको देने की वृत्ति पैदा हो। आज देने की वृत्ति समाज से खत्म हो गई, लेने की वृत्ति है, देने की वृत्ति नहीं है। तो बच्चे को जन्म से पता चले कि हमको दूसरों को दे करके तो हमको खाना है, तो इससे सर्वोदय पात्र की बात चली थी। तो घर घर में एक सर्वोदय पात्र रखा था, उस अनाज से हमने गांव में इस शिक्षा का की। जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो लड़कियां पढ़ती थी, वो ज्यादातर विधवा या परित्यक्ता, क्योंकि पहाड़ों परित्यक्ता बहनें बहुत रहती, ये बहनों को लेकर हमने यहाँ पर काम किया और उनको हम यहाँ पर पढ़ा करके हमने इनको तैयार किया। और तब गांव में वो केवल शिक्षिका नहीं रहती, वो एक ग्राम शिक्षिका थी। वो गांव में पर्यावरण का काम करती थी, वो गांव में सफाई का काम करवाती थी, वो महिला मंगल का गठन करती थी। आज की पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज की पीढ़ी में जो अलगाव पैदा हो गया है, लोग में एकता की कमी हो गई है। तो आज की पीढ़ी यदि एकता करे और गांव में खेती बाड़ी का काम भी करे और काम के साथ और लोग जो हैं प्रेम से रहना सीखें और आपस में प्यार, जो आज जो भौतिक विकास है उस ओर न जाकर के अपने गांव को मजबूत करें। क्योंकि हम स्वावलंबी तभी हो सकते हैं, हमारे गांव मजबूत हुई है जो हम अपने गांव को बचाएंगे। आज लोग सब बाहर निकलने लगे हैं, सब जितने भी युवा हमारे हैं, युवा पीढ़ी बाहर जा रही है और यहाँ पर लोग टिकना नहीं चाहते हैं क्योंकि सुविधाएं नहीं है। अब तो बहुत कुछ सुविधा आ गई हैं। यदि यहाँ पर अपनी खेती, अपने रोजगार के लोग काम कर सकें तो युवा पीढ़ी बहुत आगे बढ़ सकती है।